हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2013 में बैक पेपर हुआ था। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में मैं कल डिस्कस कर चुका था। आज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की डिमांड आई है तो हिंदी मीडियम में डिस्कस कर रहा हूँ मैं ये। दूसरा, इसका जो मेन पेपर है 2013 का, तो वो मेरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसी आपको बुकलेट मिलेगी तो वैसा ही हिंदी इंग्लिश दोनों में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी अलग से दे रखा है, और जो हिंदी में बैक पेपर है ये मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। और दूसरा, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने आंसर पे टिक नहीं लगाए हैं तो मैं बोलता जाऊंगा, आप सोचेंगे भी कि क्या आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम भी है। ठीक है, मैं सुबह से 7-8 वीडियो अब तक जो है मैं बना चुका हूं, तो ये एक वीडियो जो है मैं आपको बना के दे रहा हूं। और कल आपका एग्ज़ाम है तो ये हिंदी मीडियम वालों को मैं एक पेपर दे रहा हूं। हिंदी में मैंने इसलिए आज क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिए क्योंकि मैं ऑलरेडी लगभग 1000 क्वेश्चन जो है वो हिंदी मीडियम में काफ़ी पहले ही प्रोवाइड मैं करा चुका था। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आ का मतलब ए, कि सामग्री कुल लागत विचरण इक्वल टू सामग्री मूल्य विचरण प्लस सामग्री उपयोग विचरण। ठीक है, कथन दे रहा है आपको इसमें कि इंग्लिश में हम इसको असर्टन बोलते हैं और कथन को हम आर बोलते हैं, रीजन। ठीक है ना, तो कथन का मतलब रीजन हो गया आर। तो कथन क्या है कि इसमें सामग्री उत्पत्ति मात्रा विचरण सामग्री उपयोग विचरण का उपविचरण है, और कथन का यानी कि रीजन दे रहा है इसका कि सामग्री उपयोग विचरण सामग्री संशोधित उपयोग विचरण का उपविचरण है। तो इसमें सही आंसर क्या है? इसमें जो है सी नंबर सही है। ठीक है, से आ मतलब ए, बा मतलब बी, से मतलब सी और ते मतलब डी। ठीक है, तो कथन तो सही है लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। यदि विचरणों को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाए तो इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर है, निरपेक्ष विचरण। ठीक है, थर्ड का बी, निरपेक्ष विचरण। चलिए नेक्स्ट है, सामग्री मिश्रण विचरण की गणना के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फोर्थ का जो क्वेश्चन है बी आंसर उसका सही है कि MMV इक्वल टू RSQ माइनस AQ इंटू SP। फिफ्थ है, श्रम कैलेंडर विचरण की गणना की जाती है जबकि, तो बी ऑप्शन इसमें सही है कि बजटीय दिवस वास्तविक कार्यकारी दिवसों से भिन्न हो। क्वेश्चन नंबर 6, श्रम कार्य कुशलता विचरण की गणना के लिए कौन सा सही सूत्र है? ठीक है, तो सी, SRPHSH माइनस AH वर्कड। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन है, ये आपको न्यूमेरिकल दे रहा है कि कार्य कुशलता विचरण जो है वो आपको ज्ञात करना है। जो स्टैंडर्ड का दे रहा है कि प्रमापित समय जो 5 घंटे पर इकाई हैं और प्रमापित दर है वो 4 रुपये प्रति घंटा है। वास्तविक का दे रहा है एक्चुअल का कि वास्तविक उत्पादन 500 इकाइयाँ, समय जो लगा वो उत्पादन लगा 2600 घंटे, निष्क्रिय हुआ 200 घंटे और कुल हुआ 2800 घंटे, और वास्तविक श्रमिक दर है वो है 5 रुपये प्रति घंटा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सी आंसर इसका सही आएगा, ₹400 ए फॉर एडवर्स। क्वेश्चन 8, निष्क्रिय विचरण सदैव होता है। तो 8 का बी सही ऑप्शन है, प्रतिकूल। ठीक है, निष्क्रिय समय विचरण सदैव प्रतिकूल होता है। फिर से आपको देखिए कथन दे रहा है कि निष्क्रिय समय विचरण कभी भी अनुकूल विचरण नहीं हो सकता। ठीक है,
और कारण दिया है इसका कि श्रम कैलेंडर विचरण सदैव अनुकूल विचरण होता है। ठीक है, तो इसमें 9th का आपका सी ऑप्शन सही है कि कथन तो सही है पर कारण गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि श्रम संघ समझौते के अनुसार मजदूरी दरों में वृद्धि होती है तो मजदूरी दर संशोधन विचरण की उपनति होगी। तो बी ऑप्शन सही है, प्रतिकूल। प्रबंधकीय लेखांकन की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है 11th का, जेम्स एच ब्लिस। प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको इसका जो है ऑप्शन दिखा दें, पता ही होगा आप लोगों को वैसे तो। ठीक है, तो जो 12th क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, सन 1950 में हुआ और जेम्स एच ब्लिस द्वारा हुआ। प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग होता है, तो सही आंसर है सी, ऐच्छिक। प्रबंधकीय लेखांकन की प्रकृति है, तो सही है विषयीगत। ठीक है, 14 का बी। लेखांकन की वह शाखा जो मुख्यतः एक व्यवसाय में आंतरिक प्रयोग हेतु लेखांकन समंकों के प्रक्रियांकन और प्रस्तुतिकरण से संबंध रखती है, तो क्या कहलाती है? तो डी ऑप्शन सही है, प्रबंध लेखांकन। प्रबंधकीय लेखा विधि मूल्यतः संबंधित है, तो सी ऑप्शन सही है कि ए और बी दोनों वो चयन की समस्या से भी संबंधित है और कारण और परिणाम संबंधों से भी। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन है। प्रबंधकीय लेखा विधि का सोपान है, तो वो है ऑप्शन बी, वैकल्पिक सोपान। 18 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वक्तव्य या कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है कि एक प्रबंध लेखाकार अन्य प्रबंधकों को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, अब फिर कथन आ गया है आपका फिर से कि प्रबंधकीय लेखा विधि उच्च प्रबंध को विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराती है, और रीज़न दे रहा है इसका कि बाद में उच्च प्रबंध द्वारा इन सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी सही आंसर है सी कि कथन तो सही है लेकिन जो कारण दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, चलिए अब नीचे जो है एक मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों सूचियों को मिलान करना है आपको। तो इसमें ए ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, 20 का ए। क्यों? जो प्रबंधकीय लेखांकन है वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन आयोजन से संबंध रखती है। जो लागत लेखांकन है वो अल्पकालीन आयोजन से संबंध रखती है। जो वित्तीय लेखांकन है वो विषयगत मदों से संबंध रखती है, और जो कर लेखांकन है वो 2 नंबर प्रशुल्क आयोजन से संबंध रखती है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। लाभ का केंद्र माना जाता है, तो ए सही है, दत्तांश सीमांत केंद्र। अच्छा, लाभ केंद्र वह है जिसके निष्पादन का माप है। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है कि लागत और आगम दोनों। उत्तरदायित्व लेखांकन के अंतर्गत नियोजन और नियंत्रण में संबंध स्थापित किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है 23 का कि लाभ नियोजन और नियंत्रण के लिए संगठनात्मक उत्तरदायित्व निश्चयन द्वारा। ठीक है, 24 कि वित्तीय वितरण में शामिल होते हैं, तो ऑप्शन ए सही है कि जो अभिलिखित तथ्य होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 की, सॉरी 25 की कर लेते हैं अभी, कि वित्तीय विवरण सारांश प्रस्तुत करते हैं। तो सही आंसर है आपका डी। ठीक है, तो 25 का डी आंसर सही है कि खातों का। 26 है कि प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
तो सी ऑप्शन सही है। क्षैतिज विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन कि विश्लेषण निर्वचन की ओर ले जाता है। ठीक है। प्रवृत्ति अनुपात, प्रवृत्ति प्रतिशत और ग्राफ पर योग होते हैं। तो डी ऑप्शन सही है बिल्कुल कि क्षैतिज विश्लेषण में। निम्नलिखित में से कौन गैर चालू दायित्व है? ठीक है। तो 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बंधक ऋण। तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता है रहतिया, स्टॉक। निम्न संपत्तियों में से कौन सी एक कृत्रिम संपत्ति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 का डी बिल्कुल ठीक है कि लाभ हानि खाते का डेबिट शेष। चालू अनुपात की गणना किसके माप के लिए की जाती है? बी ऑप्शन, एक व्यवसाय की तरलता। ठीक है। अगर चालू अनुपात 3:2 है, चालू दायित्व 5000 है, तो चालू संपत्तियां होंगी बी ऑप्शन 7500 रुपये। नेक्स्ट है 34, तुरंत शोधन क्षमता की जांच के लिए अनुपात है। ठीक है। डी ऑप्शन तरलता अनुपात। आदर्श चालू अनुपात है सी ऑप्शन 2:1। ठीक है। पूर्व तरलता अनुपात की आदर्श दर है। ठीक है। तो 36 क्वेश्चन है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 0.5:1। 37, किस अनुपात को सामान्यतः प्रतिशत में दिखाते हैं? सी ऑप्शन लाभदायकता। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यशील पूंजी का क्या आशय है? तो अगर आपको फार्मूला याद है इसमें कार्यशील पूंजी का, तो डी ऑप्शन की चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। ठीक है। चलिए 39, स्कंद आवर्त इस प्रकार परिभाषित किया जाता है डैश भाग स्कंद। ए ऑप्शन विक्रेत माल की लागत। यदि अंतिम रहतिया 53,400 रुपये है, बिके हुए माल की लागत 75,000 रुपये है, सकल लाभ 5,090 रुपये है और क्रय 82,000 है, तो प्रारंभिक रहतिया क्या होगी? तो जो ओपनिंग स्टॉक आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 46,400 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है संचालन अनुपात है, तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है, लाभदायकता अनुपात। प्रारंभिक स्कंद 80,000 रुपये, अंतिम स्कंद 1,00,000 रुपये और बेचे गए माल की लागत 3,60,000 रुपये, तो अतः स्कंद आवर्त होगा। तो बी ऑप्शन, तो वो होगा 4 गुना। ठीक है। चलिए 43 है, यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 5,00,000 रुपये तथा देनदार 1,00,000 रुपये है, तो औसत वसूली अवधि होगी ए ऑप्शन 73 दिन। ठीक। जब स्थिर लागत 7,000 रुपये, लाभ 3,000 रुपये एवं बिक्री 50,000 रुपये है, तो लाभ मात्रा अनुपात होगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन 20%। ठीक है। एक कंपनी के वित्तीय आंकड़े इस प्रकार हैं कि चालू अनुपात तो है 2.7, चालू दायित्व है 6,00,000 रुपये, त्वरित अनुपात है 1.8 और स्कंद अनुपात है 4 गुना। ठीक है। अब आपको इसमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है। ये पूछ रहे हैं आपसे एग्जामिनर कि उपयुक्त से बिक्री है। ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा सी 21,60,000 रुपये। ठीक है। शुद्ध विनियोजित पूंजी है, तो शुद्ध विनियोजित पूंजी है सी ऑप्शन, स्थायी संपत्तियां प्लस कार्यशील पूंजी। ठीक। चलिए 47, अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होता ए ऑप्शन संचालन अनुपात पर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। 48 का डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी की ऋण क्षमता अनुपात शोधन क्षमता अनुपात है, विनियोग पर प्रत्याय कुल लाभप्रदता मापती है और निम्न दंतीकरण पसंद किया जाता है उच्च दंतीकरण की तुलना में। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 49। रोकड़ शेष है आपके 5,000 रुपये, देनदार हैं 10,000 रुपये, स्कंद हैं 6,000 रुपये, पूर्वदत्त व्यय 2,000 रुपये, बैंक शेष 4,000 रुपये, तरल संपत्तियों की राशि है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 19,000 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यदि ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपये है, परचेज 40,000 रुपये है और सेल्स ऑफ गुड्स आपका जो है विक्रय की लागत है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपकी 52,000 रुपये है, तो विक्रय और 57,000 रुपये, तो सकल लाभ कितना होगा? ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी 5,000 रुपये। ठीक, यदि परिवर्तनशील लागत 15 रुपये प्रति इकाई है, स्थिर लागतें 54,000 रुपये हैं तथा सम विच्छेद बिंदु 6,000 इकाई हो तो विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 51 का 24 रुपये। यदि लाभ 40,000 रुपये है तथा लाभ मात्रा अनुपात 40% है तो सुरक्षा सीमा होगी यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 52 का डी ऑप्शन सही आएगा 1,00,000 रुपये। ठीक है, चलिए यदि विक्रय 30,000 रुपये है और आपका अंशदान 30,000 रुपये है तो लाभ मात्रा अनुपात कितना होगा? तो सही आंसर है ए 10%। ठीक है, यदि सुरक्षा उपांत अनुपात 20%, लाभ मात्रा अनुपात 60% और स्थिर लागत 30,000 रुपये है तो समविच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा 50,000 रुपये। ठीक है, नियोजित पूंजी बराबर होती है किसके? ऑप्शन डी कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। 56 है, निम्नलिखित में से कथन कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन कि संचालन से फंड और संचालन में रोकड़ एक ही चीज़ होती है ना, ये बिल्कुल असत्य कथन है। चलिए 57 है आपका पूंजी मिलान अनुपात निर्वचन की दृष्टि से किस प्रकार का होता है? सी उच्च और निम्न दोनों होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी? डी ऑप्शन रोकड़ हेतु पुरानी मशीन का विक्रय। किस लेन देन का प्रभाव कोष प्रवाह पर नहीं होता है? ए ऑप्शन 59 का ए कि जब एक चल संपत्ति का अन्य चल संपत्ति में परिवर्तन होता है। 60 AS3 संशोधित यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड है ये के अनुसार रोकड़ का अर्थ क्या है? ठीक है, तो सी हो कि जो कैश इन हैंड होती है वो भी और जो कैशड बैंक होता है वो भी। तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कथन दे रहा है कि एक संपत्ति के क्रय हेतु किया गया अंशों का निर्गमन कोष प्रवाह विवरण के दोनों ओर दिखाया जाता है। और कथन दे रहा है, इसका मतलब कारण दे रहा है, रीज़न कि कोष प्रवाह वह प्रकट करता है जो आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि कोई लेन देन जो कार्यशील पूंजी को बढ़ा देता है फंड का स्रोत होता है। और रीज़न दे रहा है, कारण दे रहा है, चल संपत्तियों में परिवर्तन और कार्यशील पूंजी में परिवर्तन में धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, इसमें भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए फिर आपको एक न्यूमेरिकल दिया है इसमें निम्नलिखित मदों के समायोजन से चालू पूंजी कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी? तो करारोपण के लिए प्रावधान हो गया 1 जनवरी 2012 को 48,000 रुपये,
करारोपण के लिए प्रावधान 31 दिसंबर 2012 को 64,000 रुपये और भुगतान किए गए कर जो हैं वो हैं 40,000 रुपये। तो अब आंसर क्या होगा? ठीक है, तो 63 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि चालू पूंजी में वृद्धि होगी। कितने की? 16,000 रुपये की। ठीक है, चलिए 64, किसी व्यवसाय का शुद्ध परिचालन लाभ 90,000 रुपये है एवं वर्ष के दौरान देनदारों में 30,000 रुपये से कमी हुई है, तो संचालन से रोकड़ होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, 1,20,000 रुपये। ठीक है, 65, प्रारंभिक स्कंद 70,000 रुपये, 7,000 रुपये, अंतिम स्कंद 10,000 रुपये, नकद क्रय 82,000 रुपये, विक्रय 1,25,000 रुपये जिसमें उधार बिक्री का 18,000 रुपये शामिल है। तो संचालन से रोकड़ उत्पन्न रोकड़ होगी, तो कितनी होगी? तो 22,000 रुपये। ठीक है, यदि 66 है, यदि शुद्ध लाभ 40,000 रुपये है और गैर रोकड़ व्यय 5,000 रुपये है तो संचालन से कोष होंगे। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 45,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट है 67, संशोधित लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार कर्मचारियों को किया गया रोकड़ भुगतान माना जाता है। ऑप्शन ए, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। यदि 60% क्षमता पर स्थिर लागतें एवं परिवर्तनशील लागतें क्रमशः 12,000 और 24,000 रुपये हैं तो 75% क्षमता पर कुल लागत होगी। ठीक है, बी ऑप्शन 42,000 रुपये। ठीक है, 50% क्षमता पर कारखाना व्यय 1 लाख है, 1 लाख रुपये हैं जिसमें से 25% स्थिर है और 60% क्षमता पर कारखाना व्यय होंगे, तो बी ऑप्शन 1,15,000 रुपये। सीमांत लागत से तात्पर्य है। ठीक है, तो सी ऑप्शन, उत्पादन मात्रा में 1 इकाई की वृद्धि या कमी के फलस्वरूप सकल कुल लागत में परिवर्तन। ठीक, चलिए 71 है, सीमांत लागत समीकरण है। ए ऑप्शन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, लाभ हानि शून्य होगा। बी ऑप्शन, जब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा फिक्स कॉस्ट से। अगर 5,000 इकाइयों की कुल लागत 20,000 रुपये एवं 8,000 इकाइयों की कुल लागत 26,000 रुपये है तो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होगी। बी ऑप्शन 2 रुपये। यदि 80% क्षमता इकाई पर अप्रत्यक्ष सामग्री 248 रुपये है जिसमें से परिवर्तनशील भाग 6 पैसे प्रति इकाई है तो 100% क्षमता पर अप्रत्यक्ष सामग्री की राशि होगी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या होंगे इसमें। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका सी, 260 रुपये। ठीक है, चलिए 74 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 75, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सीमांत परिवहन द्वारा प्रदर्शित लाभ से सम्मिलन लागत पद्धति द्वारा प्रदर्शित लाभ के अधिक होने की प्रवृत्ति होगी? ठीक है, ए ऑप्शन, बेची गई इकाइयों से उत्पादित इकाइयां अधिक हों, सुरक्षा सीमा बढ़ाई जा सकती है। ए ऑप्शन, विक्रय मूल्य बढ़ाकर। परिवर्तनशील लागत 15 रुपये प्रति इकाई है, स्थिर लागतें 90,000 रुपये है और विक्रय मूल्य 25 रुपये प्रति इकाई है। यदि सम विच्छेद बिंदु घटाकर 6,000 इकाइयों पर लाना है तो विक्रय मूल्य होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन 30 रुपये। ठीक, चलिए 78 है, कुल लागत 60,000 रुपये है, स्थिर लागतें 30,000 रुपये हैं और बिक्री जो है वो 1 लाख रुपये है तो रुपयों में सम विच्छेद बिंदु होगा, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में क्या होगा? ठीक है, तो बी ऑप्शन 42,857 रुपये। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका मैचिंग का आ गया है तो मैं बता देता हूँ आपको इसका
सही आंसर क्या है? 79 का ए ऑप्शन। ठीक है, जो दिया है क्वेश्चन में वही सही आंसर है कि जो सम विच्छेद बिंदु पर कुल लागत बराबर है किसके? बिक्री पर। वास्तविक बिक्री का सम विच्छेद बिक्री पर आधिक्य क्या कहलाता है? सुरक्षा सीमा। अंश बिक्री और किसका अंतर है? परिवर्तनशील लागत का। और स्थिर लागत और लाभ का योग क्या कहलाता है? अंशदान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, विक्रय मूल्य में वृद्धि का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव होगा? ठीक है, तो बी ऑप्शन, सम विच्छेद बिंदु में कमी होगी। चलिए नेक्स्ट है, सीमांत लागत प्रति इकाई कितनी और स्थिर लागत कितनी है? ठीक है, तो इसमें देखो आपको 1980 में तो 20,000 रुपये और 1,00,000 रुपये कुल लागत दे रहा है, और 1981 में 30,000 आपकी उत्पादन इकाइयाँ और 1,30,000 रुपये आपको अमाउंट के वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए ऑप्शन आपका सही आएगा कि 3 रुपये प्रति इकाई तो आएगी आपकी सीमांत लागत और स्थिर लागत आएगी आपकी 40,000 रुपये। ठीक है, बनाओ खरीदो निर्णय से प्रासंगिक लागत में परिवर्तनशील निर्माण व्यय के साथ साथ शामिल होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपरिहार्य स्थिर लागत। ठीक है, चलिए 83 है, कथन दे रहा है आपको कि निर्णय साध्य भी है और साधन भी, और कारण दे रहा है कि डूबत लागत को प्रबंधकीय निर्णय में ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है कि कथन और कारण दोनों सही है पर कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो 83 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 84 की बात करते हैं कि कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है। बी ऑप्शन, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। देय विपत्र में कमी है। बी, रोकड़ में कमी। अंशों के निर्गमन द्वारा भवन का क्रय है। ठीक है, तो ना तो वो रोकड़ का स्रोत है और ना ही वो रोकड़ का प्रयोग है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 86 का डी सही है, ध्यान रखना उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 है कि ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन है। ठीक है, चलिए बस होने वाला है ये आपका क्वेश्चन पेपर सारा, तो इसके ऑप्शन देख लीजिएगा, देख लिए होंगे आपने। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ना तो कोष का स्रोत है, ना कोष का उपयोग होता है और ना कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है, तो डी ऑप्शन सही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 88, विनियोग के रूप में अंशों से प्राप्त लाभांश है। ए ऑप्शन, विनियोग क्रिया। शून्य आधार बजटन का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? सी, अमेरिका में। रोकड़ बजट बनाने की सामान्यतः स्वीकृत विधि है। तो जो ए है वो सही आंसर है। जो प्राप्ति भुगतान विधि है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 91 है आपका। 60% क्षमता पर विक्रय व्यय है 1,20,000 रुपये, जिसमें से 25% स्थिर है, तो 70% क्षमता पर विक्रय व्यय होंगे। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन सही आएगा, 1,35,000 रुपये। चलिए फिर से आ गया कथन का क्वेश्चन कि शून्य आधार बजटन लोचपूर्ण है, और कारण दे रहा है इसका कि शून्य आधार बजटन में बजट प्रत्येक वर्ष शून्य आधार पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है 92 का बिल्कुल सही है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। 93, यदि 50% क्षमता पर परिवर्तनशील लागतें एवं स्थिर लागतें क्रमशः 40,000 और 20,000 रुपये हैं, तो 75,000 क्षमता पर कुल लागत होगी। कितनी होगी? 80,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगरा फ्रूट कंपनी लिमिटेड की अनुमानित मासिक बिक्री इस प्रकार है। फरवरी में 45,000 रुपये, मार्च में 48,000 रुपये, अप्रैल में 27,000 रुपये, मई में 43,500 रुपये और जून में 31,500 रुपये।
यदि विक्रय का 50% अगले माह में वसूल किया जाता है और शेष अगले से अगले माह में, तो अप्रैल, मई और जून में बिक्री से रोकड़ संग्रह क्या होंगे। तो जो आपका चैप्टर है ना कैश बजट का, तो उसमें आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक है, कैश बजट के एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा अगर आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी है तो। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46,500 रुपये, 37,500 रुपये और 35,250 रुपये। ठीक है, 94 का ए। चलिए 95 है आपका क्वेश्चन। सत्य कथन को चुनिए। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है इसका, कि रोकड़ बजट में वास्तविक प्राप्तियों एवं भुगतानों को दर्शाया जाता है। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण की इकाई होती है। ठीक है, बी विभाग। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने यही आंसर दे रखा है, विभाग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 96 का बी आंसर सही हो गया। 97, यदि ग्राहकों को 2 माह का उधार दिया जाता है तो जनवरी माह की उधार बिक्री रोकड़ बजट में शामिल होगी, तो जाहिर बात है वो मार्च के महीने में होगी। प्रमाप परिव्ययन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? बी ऑप्शन की लागतों को नियंत्रित करना। ठीक है, प्रमाप परिव्ययन में प्रमापित लागत की तुलना की जाती है। ए ऑप्शन वास्तविक लागत से। और लास्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक लागत और प्रमापित लागत का अंतर कहलाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, विचरण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2013 का बैक पेपर था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल के एग्ज़ाम के लिए जो है आपको बेस्ट ऑफ लक, और बने रहिएगा कंपटीशन की तैयारी के लिए भी मेरे साथ। और जो है 11th-12th में भी जो है वो MCQs पैटर्न लागू हो चुका है, तो उसमें भी अगर आपके रिलेटिव्स हों तो उनसे कहिएगा, कोई आपका भाई या बहन हो तो ये मेरे साथ जुड़े रहेंगे मेरे चैनल पर, क्योंकि कुछ दिनों बाद में 11th-12th के कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और आपके जो भी कोई सब्जेक्ट हैं 11th-12th के, उन पर भी मैं MCQs कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।